तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न ही आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हमारे पीडीएफ से आज एक बार फिर बहुत सारे प्रश्न यहां पर देखने को मिले हैं। जो भी हम पिछले 2-3 दिन में आपको एग्जाम एनालिसिस कराया था, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। और 30 नवंबर तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस कराने वाले हैं, सारी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। उससे पहले आपको बता दें भैया, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन लोगों को बता दें भाई, मात्र 15 रुपए में आप हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उस पीडीएफ को पढ़ करके आराम से 2 से 3 दिन में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें कल परसों में आपका एग्जाम है, तो अभी आप उस पीडीएफ को मंगवा लीजिए। पीडीएफ को कैसे मंगवाना है वो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। पहले देखते हैं आज किस किस ने क्वेश्चन भेजे हैं और किस किस को पीडीएफ पढ़ने से फायदा हुआ है। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, यानी कि जिन्होंने हमारे पास मैसेज किए हैं और हमने अपनी मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींचे हैं। सर, आज मेरा एग्जाम था, आपकी पीडीएफ से बहुत फायदा हुआ और 83 नंबर आए हैं और ये एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, उसके बाद सर थैंक यू सो मच, आपकी नोट्स पीडीएफ बहुत अच्छी थी, आज मेरे 99 नंबर आए हैं, उसमें उससे जो है बहुत फायदा हुआ है पीडीएफ से। तो इनको भी, ये भी आपके एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, जनरल कैटेगरी से। और इन्होंने आज जो प्रश्न भेजे हैं वो आप फोटो यहाँ पर देख रहे हैं और ये भी एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न जो है इन्होंने भी भेजे हैं। इनका नाम है भैया संदीप तरोले, ये इनका नाम है। इन्होंने आज हमें प्रश्न भेजे हैं और रहूप खान जी ने भी प्रश्न भेजे, उनके 79 नंबर आए थे, वो भी एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, तो आप कैसे मंगा सकते हैं पीडीएफ, उसके लिए आपको बता दें। उसके लिए आपको बस इसका स्क्रीनशॉट खींचना है। ये स्कैनर आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। इस पर मात्र 15 रुपए का पेमेंट करके, पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है उसको आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर भेज देना है। आपको तुरंत पीडीएफ भेज दी जाएगी या 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी। आप उसको पढ़ करके आराम से जाइए, एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, हम डेली एग्जाम एनालिसिस में आप लोगों को प्रूफ भी दिखाते हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में डालेंगे तो वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में जाएंगे, स्कैनर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गैलरी से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने सक्सेस जंक्शन लिख कर आ जाएगा। 15 रुपए का पेमेंट करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध न जाने कितनी बार अपने पीडीएफ में हमने करा रखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल बता रखा है। आज फिर से प्रश्न आया है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है। ऑप्शन में पंजाब भी दिया हुआ था, तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सरदार सरोवर बांध के बारे में देख लीजिए, जिससे कि आगे प्रश्न बन सकते हैं। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनको फायदा मिलता है। पंजाब को फायदा नहीं मिलता है और पंजाब आपके ऑप्शन में दिया गया था। कुछ खास बातें सरदार सरोवर बांध से जुड़ी हुई देख लीजिए। देखिए, यहाँ से आगे प्रश्न बनेगा, क्योंकि हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में सरदार सरोवर के बारे में कराया था और आज देखिए वहाँ से प्रश्न बन गया है। यह बांध नर्मदा नदी पर बना है। यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर और गहराई 163 मीटर है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और आज मैथ के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। ईवीएस आपके क्या नाम है, सीडीपी के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए हैं, उनको भी आपको देखना है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट का बांध है। इस बांध का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है, डेट भी आपसे पूछा जा रहा है। सरदार सरोवर बांध के पीछे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग था। इनके द्वारा जो है इसको बनाने की तरकीब सोची गई थी। इस बांध से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर लंबे समय से बहस हो रही है और 1985 से नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बांध का विरोध कर रहा है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चींटियों के घरों को क्या कहते हैं। तो इनको हम एंट हिल कहते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। तो चींटियों के घर को एंट हिल या फिर चींटी पहाड़ी कहते हैं। चींटियां अपने घरों को कई जगहों पर बनाती हैं, जैसे कि जमीन के नीचे, पेड़ के अंदर, चट्टान के नीचे, बलूत के अंदर, घरों और इमारतों या दीवारों या फिर खाली जगहों में ये जो है अपना घर बनाती हैं। चींटियां अपने घरों को रणनीतिक जगहों पर बनाना पसंद करती हैं। वे ऐसी जगह चुनती हैं जहां अपने शिकारियों से आश्रय और सुरक्षा मिले। चींटियां अपने घरों को बनाने के लिए छोटी शुरुआत करती हैं और नई चींटियों के लिए जगह बनाने की जरूरत पड़ने पर अपने घोंसले का लगातार विस्तार करती जाती है। पहले छोटा सा घर बनाती हैं, फिर जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ाती चली जाती हैं। ठीक है,
तो चींटियों के घरों को हम एंट हिल कहते हैं। अगला प्रश्न आया है, ओजोन परत में हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो अपनी पीडीएफ में बता रखा है, ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? तो डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन हमने करा रखा है। ये सारे प्रश्न अपने पीडीएफ से फंसे हुए हैं। देखिए, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो मापती है कि पृथ्वी के वायुमंडल में संकुचित होने पर इसकी मोटाई, भौतिक मोटाई क्या होगी? उन शब्दों में यह वास्तव में बहुत पतला है। एक सामान्य श्रेणी 300 से 500 डॉप्सन इकाइयाँ होती हैं। जो वर्तमान में आपके ओजोन परत की मोटाई है वो 300 से 500 डॉप्सन रह गई है। बाकी ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैस के बारे में आज सुबह वाली वीडियो में हमने पूरा डिटेल में इन 2 पॉइंट को, 2 जो टॉपिक हैं आपको कवर किया है पूरा खुल करके। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो ओजोन परत और आपके ग्रीन हाउस के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। उसको आप ज़रूर देख लेना आज सुबह वाली वीडियो, तो वहाँ से फिर एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। तो वो सुबह वाली वीडियो आपको देख लेना है। समताप मंडल में पाई जाती है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, ठीक है? पराबैंगनी किरणें आएँगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा, आँख की बीमारी हो जाएगी। ये सारी जानकारी आज सुबह वाली वीडियो में हम करा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल आपका ग्रीन हाउस प्रभाव से प्रश्न बना था, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को भी आज हमने डिटेल में कवर किया है। अगला देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। ये शुद्ध जल के पीएच मान, जब हम आपको अम्ल वर्षा का पीएच करा रहे थे तब हमने आपको इसके बारे में बताया था कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है? और यह उदासीन होता है, ना तो खट्टा होता है ना मीठा होता है भैया, इसमें जो मिला दोगे वो वैसे का वैसा बन जाता है। तो इसका जो पीएच मान है वो 7 होता है। देखिए, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पानी एक तटस्थ होता है, यानी कि इसमें जो भी आप मिला दोगे वो उसी रंग का, उसी आकार, मतलब उसी आकार का कह सकते हैं, या फिर उसी स्वाद का बन जाएगा। यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, ठीक है? शुद्ध पानी स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। ये तीनों गुण जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर पानी ऐसे कण होते हैं जो पीएच को 6.5 थोड़ा सा अम्लीय और 8.5 थोड़ा सा क्षारीय बनाते हैं, ठीक है? तो पानी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर पानी खारा होता है, कहीं कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन जो शुद्ध पानी की बात करें तो वो आपका सेवन रहेगा। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए सार्वजनिक पेयजल की गुणवत्ता निगरानी करती है। ये एजेंसी है जिसके द्वारा ये पीएच वगैरह मापे जाते हैं, और नगर पालिका जल आपूर्ति को 6.5 से 8.5 के बीच में रखने की सलाह देती है कि नगर पालिका से जो पानी आपका आता है वो 6.5 से 8.5 के बीच में आता है, जिसको आप पीते हैं, ठीक है ना? उदासीन होगा तो आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, ठीक है ना? तो फिर आप पी नहीं सकते हैं। इसलिए या तो थोड़ा सा क्षारीय होता है या फिर थोड़ा सा अम्लीय होता है। चलिए, अगला प्रश्न आया था कि बारिश के पानी को संरक्षण करने से किसका स्तर बढ़ता है? कुल मिलाकर के भूमिगत जल के बारे में आपसे पूछा गया था, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, तो बारिश के पानी को संरक्षित करने से भूमिगत जल जो है वो आपका बढ़ता है। बारिश के पानी को जमीन में रिसने देने से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करके भूजल पुनर्भरण किया जाता है। बारिश का जो पानी आपके छतों पर इकट्ठा होता है उसको पाइप के सहारे नीचे जो है गड्ढा बना करके जमीन में भेजा जाता है, कंक्रीट वगैरह डाल करके उसको, जिससे पानी रिस रिस करके जमीन में पहुंचता रहे। इसके बारे में पहले भी आपको हम बता चुके हैं। जल संचयन से भूजल की मांग जो है वो कम होती है। जल को इकट्ठा करके रखेंगे तो पानी का लेवल बढ़ता रहेगा। बाकी भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। शहरी बाढ़ को कम करने में मदद मिलती है, और मिट्टी के कटाव, तूफान, पानी के प्रवाह, बाढ़ और सतही जल के प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलती है। जल संचयन से पानी की बर्बादी भी कम होती है, और जल संचयन से पानी को व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। जो पानी फालतू में नालियों में जाएगा उससे अच्छा है कि एक गड्ढा खोदिए, उसमें थोड़ी सी कंक्रीट वगैरह डालिए, और जो आपके पानी आ रहा है छत से उसको डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए, जिससे ये रिस रिस करके ज़मीन में जाएगा और ज़मीन का भूजल का जो स्तर है वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, अगला पूछा गया था कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अब ये सही ऑप्शन तो मिल नहीं पाया है, लेकिन हमने जब सर्च किया तो पता चला जो अरवरी नदी है वो भारत की सबसे छोटी नदी है। अब सबसे बड़ी नदी कौन सी है, शुद्ध नदी कौन सी है, चौड़ाई किसकी है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है आगे, ठीक है? देखिए, अरवरी नदी कहाँ पर है तो देख लीजिए। अरवरी नदी राजस्थान के अलवर जिले से होकर बहती है। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर मात्र है। कुल बेसिन क्षेत्र 492 वर्ग किलोमीटर है। अरवरी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। यह नदी 60 सालों तक सूखी रही थी, मतलब सूख गई थी एकदम, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। बाद में जो है इसको जो है पुनर्जागरण इसका किया गया था। 1990 में तरुण भारत संघ और 70 गांव वालों की मदद से इस नदी को पुनर्जीवित किया गया था 1990 में। अब यह 12 मासी नदी बन चुकी है। अब इसमें 12 मास जो है पानी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका जैविक खाद से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था नहीं बताया गया, लेकिन जैविक खाद बोला था कि जैविक खाद से प्रश्न आया है, तो देख लेते हैं जैविक खाद क्या होती है। तो जैविक खाद प्राकृतिक रूप से उत्पादित होने वाली खाद होती है। जैविक खाद को बनाने के लिए पशुओं के गोबर, मलमूत्र, वनस्पति सामग्री, पशुओं के बिछावन का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खाद से पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसके बारे में अपनी पीडीएफ में ऑलरेडी बता चुके हैं।
तो आप लोग पीडीएफ ले लेना, क्योंकि अब थोड़े से प्रश्न घुमा करके आ रहे हैं और हमारी पीडीएफ में आपको डिटेल में पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन दिया रहता है, जिससे कि अब जो बड़े-बड़े प्रश्न घुमा करके आ रहे हैं, उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। जैविक खादों में पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। जैविक खादों का इस्तेमाल करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और मिट्टी में पानी की आवाजाही जो है वो बेहतर ढंग से बनी रहती है। बाकी यहाँ पर कौन-कौन सी जैविक खादें होती हैं, उनको भी आप थोड़ा-सा देख लीजिए। जैसे कि आपका हो गया कंपोस्ट होता है, गोबर की खाद होती है, पाचन तंत्र की सामग्री होती है जो मलमूत्र होता है और पाचन के जो अवशेष होते हैं, ये सब मिलकर के जैविक खाद का निर्माण करते हैं। और प्रश्न एक बार ये भी बना था कि पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा-सा इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शतरंज की शब्दावली एग्ज़ैक्ट प्रश्न क्या था नहीं पता है भाई, क्योंकि घुमा-घुमा करके प्रश्न आ रहे हैं, तो सही नहीं याद रहता, लेकिन जो पॉइंट याद रहता है, वो भेज दिया जाता है लोगों के द्वारा, तो उनको हम कवर करते हैं। शतरंज की शब्दावली आज आपसे पूछी गई थी जो स्पोर्ट्स में, तो देखिए इसमें कौन-कौन सी शब्दावली होती है। एक तो सय और मात होता है, जैसे आप जानते ही हैं, ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम, ये भी होता है। उसके बाद एक स्निक शब्द होता है, SNIK। उसके बाद में शतरंज के खेल के 3 चरण होते हैं, ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम। मोहरों के प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, तो शतरंज में 6 प्रकार की मोहरें होती हैं। कौन-कौन सी देखिए, प्यादा होता है, घोड़ा, हाथी, रानी, राजा और ऊँट। ये 6 प्रकार की मोहरें जो हैं, वो शतरंज में होती हैं, ये भी आपको थोड़ा-सा याद रखना है। चलिए, हिंदी की ओर चलते हैं देखिए, तो हिंदी में आज आपका अनुप्रास अलंकार से प्रश्न पूछा गया है, ये नया ऐड हुआ है, अलंकार फिर से पूछे जाने लगे हैं। एक प्रश्न उपसर्ग से था, एक प्रश्न प्रत्यय से था। पर्यायवाची का एक प्रश्न था, सर्वनाम, विलोम, गद्यांश और पद्यांश। ये गद्यांश, पद्यांश मिलकर के 15 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है ना? इसी में आपसे ग्रामर पूछा जा रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अब एक-एक प्रश्न हर शिफ्ट में मिल रहा है। 2 प्रश्न आपके प्रत्यय के पूछे गए हैं, एक मुहावरा पूछा गया था, अब एग्ज़ैक्ट क्या मुहावरा था, ये नहीं पता चला है। बाकी जो पेडागॉजी, हिंदी की पेडागॉजी है, वो अपनी पीडीएफ से ही आ रही है। 2 पीडीएफ हमने हिंदी पेडागॉजी की दे रखी है, उसी में से पूरी हिंदी पेडागॉजी आ रही है, तो आप लोग पीडीएफ मंगा करके पढ़ लेना। बाकी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी हम तैयारी आपकी करवाएँगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे कम से कम रेट में, वही 15-20 रुपए में महिला पर्यवेक्षक की भी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? और ग्रुप 4 का भी एग्ज़ाम, ग्रुप 5 का एग्ज़ाम आने वाला है, आज नोटिफ़िकेशन डल गया है, उसका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, तैयारी वगैरह करवाएँगे। चलिए बाल विकास की ओर चलते हैं देखिए, तो बाल विकास में आज लॉजिकल समझ पे आधारित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे और बाल विकास के प्रश्न जो है बहुत सिंपल आ रहे हैं, अगर आप भाषा उनकी समझ जाते हैं, तो बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। अगला था, इनमें से कौन-सी बच्चों के सुनने में सहायक अधिगम सामग्री है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको देखना होगा, अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो कौन-सी अधिगम सामग्री का हमें यूज़ करना है। उसके बाद में सहज आत्मभाषा से एक प्रश्न था, एक प्रश्न आपका समाजीकरण से पूछा गया था, 2 प्रश्न पियाजे महोदय से पूछे गए थे और थार्नेडाइक का सीखने का सिद्धांत आया था। समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न थे, समावेशी शिक्षा के ऊपर ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखे हैं, इसकी पीडीएफ भी हम आपको ये 15 रुपए वाली पीडीएफ के साथ में दे देंगे। एक प्रश्न वाइगोत्स्की का, एक प्रश्न स्किनर का, कोहलबर्ग का एक प्रश्न और एक प्रश्न आपका स्थायित्व से पूछा गया था। अगला देखिए, संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में जो पैराग्राफ आ रहा है, वो बहुत सिंपल लेवल का पैराग्राफ आ रहा है और इसी में आपसे जो है व्याकरण पूछ रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप थोड़ा-सा पैराग्राफ को समझ लेंगे, तो बस आपको केवल प्रश्न के शब्द हटाने हैं, जैसे किम लिखा है, तो किम हटा करके दूसरा शब्द लगाएँगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके जो है पैराग्राफ से पूछे जा रहे हैं, तो 15 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। क्या-क्या पूछ रहे हैं? वाच्य परिवर्तन पूछ रहे हैं ग्रामर में, संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न आपके विभक्ति के आ रहे हैं, पेडागॉजी आपकी आ रही है। पेडागॉजी में थार्नेडाइक का आज एक प्रश्न आया था, उपसर्ग आ रहा है, लट लकार से 2 प्रश्न आ रहे हैं, शुद्ध वाक्य का एक और कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, यहाँ से प्रत्यय आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस मिल गए हैं। देखिए, तो किसी शहर की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100 वाला जो सूत्र लगता है वो यहाँ पर लग जाएगा, प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100, ये आपका जो सूत्र लगता है वो आपका लग करके आंसर निकल आएगा। ठीक है, बाकी 3 प्रश्न आपके परसेंटेज के पूछे गए हैं। 121 मीटर और 11 सेंटीमीटर का रेशियो पूछा गया था। ये जो आपके प्रश्न कन्वर्ट करने वाले आ रहे हैं, इनमें आज ये प्रश्न पूछा गया था। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 2 प्रश्न आपके रेशियो के पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा था कि एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण नहीं होगा भैया, विकर्ण की लंबाई आपको बतानी थी, तो विकर्ण की लंबाई निकाल करके आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आपका आया था, एक सही 9/16 अंडर रूट के अंदर, यानी ऐसे लिखा था, एक सही 9/16। अब इसका मान क्या होगा ये आपको बताना था। तो घातांक और करनी के प्रश्न भी आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। इसके बाद में एक आपका वर्गमूल का प्रश्न आया था। ठीक है,
और आपकी मैथ पेडागोजी जो आ रही है, वो भी अपनी मैथ पेडागोजी जो हमने पीडीएफ दे रखी है, उसी में से आ रही है। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, वो पीडीएफ पढ़ के जाना। करनी का एक प्रश्न हमने आपको बता दिया है। गणित शिक्षण अधिगम की विधियाँ, ये भी आपकी जो है पूछी जा रही है एग्जाम में। कल वैसे हम शिक्षण अधिगम के ऊपर जो है एक बना देंगे, जो विधियाँ बार-बार पूछी जा रही हैं, उनके ऊपर कल सुबह वाली वीडियो आएगी, जो 10 बजे वीडियो आती है, वो शिक्षण अधिगम के ऊपर, शिक्षण विधियों के ऊपर वीडियो आने वाली है। बाकी 2 प्रश्न ऐज के पूछे गए थे, पिता और पुत्र की आयु वाले जो प्रश्न होते हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा 2 प्रश्न आपके बॉडमास से और 2 से 3 प्रश्न आपके चिन्ह परिवर्तन वाले पूछे जा रहे हैं। थोड़ा-सा जो कठिन प्रश्न आ रहे हैं, वो आपके चिन्ह परिवर्तन वाले ही प्रश्न हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम खिंच रहा है लोगों का, तो थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये चिन्ह परिवर्तन वाले 10-20 सवाल कहीं भी गूगल पर आप सर्च कर लेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएँगे। चिन्हों को इंटरचेंज करने वाले, बेसिकली यह रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन आपके मैथ में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का। अब भाई जो लोग भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको एक बार फिर से हम बता दें, यहाँ पर आप जो है बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, सबको पीडीएफ भेजी जाती है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको पीडीएफ ना भेजी जाए। नीचे आपको बहुत सारे कमेंट, अगर नेगेटिव कमेंट मिले तो पहली बात तो आपको नेगेटिव कमेंट से बचना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये अलग-अलग चैनल से लोग भेजे जाते हैं, जाकर के शुक्ला सर की वीडियो में कमेंट करो, जिससे कि पीडीएफ ना बिचे, क्योंकि अगर पीडीएफ बिच जाएगी तो लोग ज़्यादा पास हो जाएँगे, फिर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा फालतू में चयन परीक्षा में। तो आपको किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, अपना पीडीएफ मंगा लीजिए, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम देकर आइए, आप ज़रूर क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? इस पर आपको मात्र ₹15 का पेमेंट करना है। कैसे करना है? इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में जाइए, वहाँ पर स्कैनर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से ये फ़ोटो जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अपने आप यहाँ पर सक्सेस जंक्शन लिखा आ जाएगा। उसी पर ₹15 का पेमेंट करके, उसका जो स्क्रीनशॉट है, वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है और आपको जो है पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है? जब एग्ज़ाम एनालिसिस चल रहा होता है, तो 2 घंटे के लिए पीडीएफ भेजना बंद कर दिया जाता है। एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद फिर से पीडीएफ भेजना शुरू हो जाता है, ठीक है? चलिए फिर अपनी पीडीएफ मँगा लीजिए और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। 16 तारीख तक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। बाकी सारी पीडीएफ आपको ₹15 वाली पेड पीडीएफ के साथ में मिलेगी, हर दिन एग्ज़ाम एनालिसिस की। तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई, उसको भी आपको जॉइन कर लेना है। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।